पूरा ब्लॉक में हांजिन गांव में चल रही है। सुरक्षा बलों को यहां आतंकी होने की पुख्ता खबर मिली थी। इसके बाद इनको घेर लिया गया। अब भारतीय सेना भी डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। 27 जून को हुए ड्रोन अटैक के बाद एनएसजी की तरफ से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में रणनीतिक और सामरिक महत्व की इमारतों और प्रतिष्ठानों में 2 महीने के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम लैस किया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थानों पर भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। जम्मू एयरबेस पर हमले की जांच भी तेजी से चल रही है। जांच एजेंसियां ड्रोन अटैक के पीछे की साजिश को बेपर्दा करने में जुटी हुई हैं। जम्मू एयरबेस के आसपास डोर टू डोर सुराग तलाशे जा रहे हैं। लखनऊ में देर रात पुलिस ने नामी शायर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली। राणा ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। उनके पास सर्च वारंट नहीं था। पुलिस ने न तो मीडिया को आने दिया और न ही वकीलों को। राणा के मुताबिक दिखाने के लिए पुलिस टीम के साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी थी। उधर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने वीडियो जारी करते हुए मदद मांगी है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके बीमार पिता को काफी परेशान किया। फौजिया राणा के मुताबिक उनके भाई तबरेज राणा पर रायबरेली में फायरिंग हुई थी। सेल्फ डिफेंस में उनके भाई ने भी गोली चलाई थी। फौजिया के मुताबिक पुलिस उनकी 16 साल की बेटी का भी फोन जब्त करके ले गई। उत्तर भारत को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट एमपी में अगले 2 दिनों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से 4.5 डिग्री ऊपर पहुंचने पर हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी जाती है। उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले 2 दिनों तक लू जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 90 सालों के बाद दिल्ली में जुलाई महीने में सबसे अधिक गर्मी होने की जानकारी है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई को सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा 43 के पार पहुंच गया। इससे पहले 1931 में 1 जुलाई को पारा 45 तक पहुंचा था। वहीं राजस्थान के लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, जहां 17 जिलों में तापमान 40 के पार है। चूरू में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। धर्मांतरण मामले में मास्टरमाइंड उमर गौतम के साथी सलाहुद्दीन को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को वडोदरा लाकर उसके घर की तलाशी ली गई है। सलाहुद्दीन उमर गौतम को धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए मोटी रकम भेजता था। सलाहुद्दीन एनजीओ के जरिए फंड लाता था और लोगों की मदद करता था। इस बीच लखनऊ में धर्मांतरण का अजीब मामला सामने आया है। 2 लड़कियों ने धर्म बदल लिया। दोनों बहनें अब पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करवाने में लगी हैं। दोनों लड़कियां घर में मूर्ति पूजा का विरोध करती हैं। धर्म परिवर्तन के बाद इन लड़कियों ने अपना नाम बदल लिया है। एक ने अपना नाम नाजिया रखा है तो दूसरी ने तमन्ना। अब ये लड़कियां अपने छोटे भाई पर भी नमाज पढ़ने के लिए दबाव डालती हैं। हमसे जबरदस्ती मार के नमाज पढ़वाती है, कहती नमाज पढ़ो नहीं तो पूरे घर को मरवा देंगे। पंजाब में कांग्रेस में चल रही अंतरकलह खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कल अमरिंदर सिंह ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सिद्धू गुट के साथ काम करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस 1-2 दिन में बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। यह आदेश पिछले साल के सत्र यानी 2020-21 के लिए लागू होगा। सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली है तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना पर प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नाराजगी व्यक्त की है। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली को यमुना के प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली में यमुना का 2% हिस्सा आता है, जबकि दिल्ली से यमुना 80% प्रदूषित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों की सेवा का आभार जताया। साथ ही पीएम मोदी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को योग से जुड़ा एक टास्क भी दिया। पीएम मोदी ने आईएमए से योग पर स्टडी को साइंटिफिक तरीके से करके देश दुनिया तक और अधिक पहुंचाने के लिए कहा। इस कोरोना के काल में योग
प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने अफसरशाही और कथित तानाशाही से तंग आकर मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी का कहना है कि उनकी बात चपरासी तक नहीं सुनता, यही वजह है कि वो मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। हालांकि सहनी ने साफ किया कि उनका अभी पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मदन सहनी नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें, इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा करें। बीजेपी के एक विधायक ने भी नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के 80% मंत्रियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया है। जेडीयू में तो फिर भी नीतीश जी की मंत्रियों पर नियंत्रण है, लेकिन जो हाई फाई मंत्री दूसरी पार्टी से आए हैं उनके बारे में मुझे पता है कि उन्होंने भरपूर पैसा लिया है। ज्ञानू ने कहा कि केंद्र को ऐसे मंत्रियों की जाँच करनी चाहिए। ये लोग पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को बदनाम कर रहे हैं। एक आध मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, मतलब निर्माण से संबंधित विभाग के मंत्री है, जो हाई फाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुपरिटेंडेंट तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दो। उधर नीतीश सरकार में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी मदन सहनी के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि बिहार में विधायकों की नहीं सुनी जाती और अफसरशाही हावी है। करीब 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता सरकारी गवाह बन गई है। पूर्वी ने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17 करोड़ 25 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। पीएनबी से कर्ज धोखाधड़ी मामले में मदद करने के बदले आपराधिक कार्रवाई से छूट देने की अनुमति दी गई थी। ईडी के मुताबिक 24 जून को पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि उन्हें लंदन, ब्रिटेन में उनके नाम पर एक बैंक खाते का पता चला जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था और ये पैसा उनका नहीं है। अपने वादे के तहत पूर्वी मोदी ने उस बैंक अकाउंट से $23,16,889 भारत सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया है कि अगर अपहरणकर्ता ने अगवा किए गए शख्स के साथ अच्छा बर्ताव किया तो उसे धारा 364A के तहत अपराध की अधिकतम सजा से छूट मिल सकती है, यानी आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत की अधिकतम सजा में थोड़ी नरमी बरती जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तेलंगाना की एक घटना को लेकर सुनाया है। 2011 में एक ऑटो चालक शेख अहमद ने किसी रंजिश के तहत 13 साल के स्कूली छात्र को घर छोड़ने के बहाने अगवा कर लिया। बच्चे के पिता से उसने 2 लाख रुपए फिरौती मांगी। जब तक फिरौती की रकम देने उसका पिता आया तब तक उसने छात्र को अपने कब्जे में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, जिस पर हाईकोर्ट ने अपहरणकर्ता को आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल और 5,000 के जुर्माने में बदल दिया। श्रीनगर में 2 सिख लड़कियों के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की कहानी में नया मोड़ आ गया है। जिन लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही गई थी उनमें से एक मनमीत कौर बाली का एक एफिडेविट मिला है। ये एफिडेविट मनमीत ने 5 जून को बारामूला के जिला न्यायालय में दिया था। मनमीत ने एफिडेविट के साथ कोर्ट में निकाहनामा भी दिया था। इस एफिडेविट में मनमीत ने धर्म परिवर्तन की बात भी कबूल की है। मनमीत ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। बिहार के हाजीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग और पत्थरबाजी की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। मामला वैशाली जिले के बिदुपुर थाने के इस्माइलपुर का है। जानकारी के मुताबिक रास्ते के विवाद में 2 गुट भिड़ गए। दोनों के बीच पहले जमकर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाने लगी। इस गोलीबारी में एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस शिकायत दर्ज करके मामले की जाँच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी राशन की दुकान में लूट मच गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग राशन की बोरियां लाद कर ले जा रहे हैं। ये लूट अधिकारियों के सामने ही हुई। मामला बदरवास के बारही गांव का है। आरोप था कि यहाँ गाँव वालों को राशन नहीं बांटा जा रहा। आरोपों के बाद फूड इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक और पटवारी अपनी देखरेख में राशन बंटवाने पहुंचे थे, मगर गाँव वाले एकाएक दुकान पर टूट पड़े और अधिकारियों के सामने ही राशन उठा ले गए। इस लूट कांड की शिकायत दर्ज करा दी गई है।
यूपी के मिर्जापुर में 12 साल के नाबालिग से शादी के लिए पहुंचे 40 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक के साथ कई बारातियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक बारात सीतापुर से आई थी। आरोपों के मुताबिक लड़की के परिजनों को शादी के बाद 1 लाख रुपए मिलने थे। आशंका है कि बाल विवाह के अलावा ये मानव तस्करी का भी केस हो सकता है। आशंका है कि नाबालिग बच्चियों को विवाह के नाम पर ले जाया जाता है और नेपाल भेज दिया जाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बाराबंकी में जंगल में युवक युवती का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मामला दरियाबाद थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक युवती दोनों इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का है, मगर पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय एटीएम हैकरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी झारखंड और बिहार के हैं। वहां से ये आसनसोल आते थे और एटीएम हैक करके उससे पैसे निकाल कर चले जाते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,10,000 रुपए नकद, एक बैग, 20 पेटीएम डेबिट कार्ड, 20 सिम कार्ड और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इनके गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस आरोपियों को 7 दिन की रिमांड लेकर आगे की जानकारी में जुट गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को चेतावनी दी। कहा, चीन को धमकाने और आंख दिखाने वाली विदेशी ताकतों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। कहा, चीन को धमकाने और आंख दिखाने वाली विदेशी ताकतों को नहीं बर्दाश्त करेंगे चीनी लोग। कहा, ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन और नाटो देशों ने भी एक व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। रूस और पश्चिमी देशों में बढ़ते तनाव के बीच हो रहे इस सैन्य अभ्यास पर दुनिया भर के देशों की नजर